हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सिविल्स विद अंजलि। आज का लेक्चर डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आज का लेक्चर हम शुरुआत करेंगे एक सवाल से कि आप जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, यूपीएससी की बुक पढ़ते हैं, कभी सोचा है कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत कैसे हुई और ब्रिटिश सडनली एजुकेशन के लिए इतना कंसर्न क्यों हो गए? क्या उनका पर्पस इंडियंस को एजुकेट करना था या फिर कुछ और? आज के लेक्चर में हम इसी इंटरेस्टिंग स्टोरी को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कैलकाटा मदरसा 1781। इसको स्टैब्लिश किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। पर्पस था मोहम्मदन लर्निंग को प्रमोट करना। अब आप सोचेंगे कि ब्रिटिश मुस्लिम एजुकेशन को सपोर्ट क्यों कर रहे थे? सिंपल है कि ब्रिटिश नए रूलर थे, उन्हें लोकल लॉ और ट्रेडिशन को समझना था। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चलाना है तो लोकल कस्टम समझना ज़रूरी है और इसीलिए उन्होंने ट्रेडिशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट किया। फिर आता है संस्कृत कॉलेज बनारस 1791। अगला इंस्टीट्यूशन यही है। एम था हिंदू लर्निंग और संस्कृत स्टडी को प्रमोट करना। यानी ब्रिटिश इनिशियली ब्रिटिश इंडियन लैंग्वेज और ट्रेडिशनल नॉलेज को सपोर्ट कर रहे थे। इस स्टेज को हम बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट अप्रोच। फिर आया फोर्ट विलियम कॉलेज 1800। अब आता है फोर्ट विलियम कॉलेज जो स्टैब्लिश किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली इन कैलकाटा। क्वेश्चन है कि ये कॉलेज इंडियंस के लिए था क्या? नहीं, ये मेनली कंपनी ऑफिशियल्स को इंडियन लैंग्वेज सिखाने के लिए था। इमेजिन आज कोई फॉरेन डिप्लोमेट इंडिया आए और हिंदी सीखने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करे। एग्जैक्टली वही रोल जो था फोर्ट विलियम कॉलेज का था, लेकिन इनडायरेक्टली इसने इंडियन कह सकते हो प्रोज और लिटरेचर को डेवलप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर आता है चार्टर एक्ट 1813। तो एक टर्निंग पॉइंट आता है चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट ने पहली बार एजुकेशन के लिए 1 लाख पर ईयर एलोकेट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि पैसे तो एलोकेट कर दिए पर पढ़ाया जाए कैसे और किस लैंग्वेज में? इंग्लिश में, संस्कृत में, अरबिक में, पर्शियन में, किस में? तो इससे शुरू हुआ ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी क्या है, इसको समझते हैं, जानते हैं। तो मान लीजिए स्कूल में डिबेट हो रहा है ना। एक ग्रुप बोल रहा है कि हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन होनी चाहिए। दूसरा ग्रुप बोल रहा है कि इंग्लिश इज़ द फ्यूचर। एग्जैक्टली यही डिबेट ब्रिटिश के बीच में हो रही थी। ओरिएंटलिस्ट कहते थे कि संस्कृत, अरबिक, पर्शियन को प्रमोट करो, इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन लर्निंग को प्रिजर्व करो। एंग्लिसिस्ट कहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन दो, वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर को इंट्रोड्यूस करो। उनका मानना था कि इंग्लिश एजुकेशन से एक एजुकेटेड क्लास क्रिएट होगी और इवेंचुअली एंग्लिसिस्ट जीत गए। फिर आता है मैकॉलेज मेन्यूट 1835। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन स्ट्रांगली सपोर्ट की। उनका फेमस स्टेटमेंट था कि अ सिंगल सेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। ये स्टेटमेंट उनकी माइंडसेट को दिखाता है। उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि एक ऐसा क्लास क्रिएट करना, इंडियंस इन ब्लड कलर लेकिन इंग्लिश इन टेस्ट एंड ओपिनियन एंड इंटेलेक्ट। यानी ऐसी इंडियंस जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करे। सिंपल शब्द में बोले तो ब्रिटिश को लाखों एजुकेटेड इंडियंस नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए था क्लर्क, इंटरप्रेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। और इसीलिए 1835 के बाद गवर्नमेंट फंड्स का मेजर फोकस इंग्लिश एजुकेशन पर हो गया। सो ओवरऑल फीचर्स क्या था कि पूरे पीरियड का की फीचर क्या था कि एजुकेशन मेनली हायर क्लासेस तक लिमिटेड थी। मास एजुकेशन पर ऑलमोस्ट कोई फोकस नहीं था। फंड्स बहुत कम थे। एजुकेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के अकॉर्डिंग थी। इंग्लिश एजुकेशन ग्रेजुअली डोमिनेट बन गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ब्रिटिश ने एजुकेशन इंट्रोड्यूस तो की, लेकिन उनका पर्पस इंडियंस को एम्पावर करना नहीं था। आयरनी देखिए, जिस इंग्लिश एजुकेशन को ब्रिटिश अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लाए थे, उसी एजुकेशन ने राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और बहुत से नेशनलिस्ट को डेवलप किया, है ना। अब हम थोड़ा देख लेते हैं इसके जेम्स थॉमस के एफर्ट के बारे में थोड़ा। सो वुड्स डिस्पैच को समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी को समझना होगा, जेम्स थॉमस। वो बंगाल के सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन थे और उनकी थिंकिंग इंटरेस्टिंग थी, है ना। उन्होंने कहा
एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश में नहीं होनी चाहिए, प्राइमरी लेवल पर लोगों को उनकी अपनी लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए। सो थिंक अबाउट इट कि अगर किसी विलेज के बच्चों को डायरेक्टली इंग्लिश में पढ़ाया जाए तो उसके लिए समझना मुश्किल होगा, लेकिन अगर वही कॉन्सेप्ट हिंदी, बंगाली या तमिल में समझाया जाए, लर्निंग बेटर हो जाती है। इसी आइडिया को थॉमसन सपोर्ट करते थे। उन्होंने स्कूल स्टैब्लिश किया, टीचर ट्रेनिंग स्कूल बनाए, वर्नाकुलर एजुकेशन को इनकरेज किया और उनके आइडियाज़ ने फ्यूचर एजुकेशन पॉलिसी की फाउंडेशन रखी। ठीक है, वुड्स डिस्पैच 1854 की बात करें तो इसे ना मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता था। इस इशू किसके द्वारा हुआ है? सर चार्ल्स वुड के द्वारा। सवाल है कि मैग्ना कार्टा क्यों? क्योंकि ना ये इंडियन एजुकेशन का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था। अगर एजुकेशन सिस्टम एक बिल्डिंग है तो वुड्स डिस्पैच उसकी कह सकते हो ब्लूप्रिंट था। इसने पहली बार सिस्टमैटिकली बताया कि स्कूल कैसे होंगे, यूनिवर्सिटी कैसे होगी, टीचर्स कैसे ट्रेन होंगे, गवर्नमेंट का रोल क्या होगा, और इसलिए जो है एग्ज़ाम में इसके इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ना। इनके मेन रिकमेंडेशंस की बात कर ले वुड्स डिस्पैच की, तो अब रिकमेंडेशन देखते हैं। पहला रिकमेंडेशन था कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन होगा। हर प्रोविंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया। आज के एजुकेशन डिपार्टमेंट की ना कह सकते फाउंडेशन यहीं से आई। सेकंड रिकमेंडेशन था हायरार्की ऑफ एजुकेशन। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर जो आज भी ना लार्जली एग्जिस्ट करता है। थर्ड रिकमेंडेशन था ग्रांट इन एड सिस्टम, यानी कि गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल और मिशनरी स्कूल को फाइनेंशियल हेल्प देगी। आज भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल एग्जिस्ट करते हैं ना, यही कॉन्सेप्ट तब से ही चला आ रहा है। फोर्थ रिकमेंडेशन टीचर्स की ट्रेनिंग। सिर्फ स्कूल खोल देना इनफ नहीं है, अच्छे टीचर्स भी चाहिए और इसीलिए नॉर्मल स्कूल इस्टेब्लिश करने की रिकमेंडेशन दी गई। फिफ्थ रिकमेंडेशन था विमेंस के एजुकेशन को लेके। ये बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप था, पहली बार विमेंस एजुकेशन को इम्पॉर्टेंस दी गई। रिमेंबर दिस पॉइंट फॉर मीन्स ओके। सिक्स्थ रिकमेंडेशन था कि लैंग्वेज पॉलिसी यानी वर्नाकुलर लैंग्वेज प्राइमरी लेवल पे पढ़ाओ और हायर एजुकेशन इंग्लिश में करो, ये कॉम्प्रोमाइज मॉडल था। एंड सेवेंथ मॉड्यूल था रिकमेंडेशन कि टेक्स्ट बुक और स्कूल इंस्पेक्शन, यानी आज जैसे CBSE इंस्पेक्शन करती है ना, स्कूल एक्रीडेशन और सिलेबस रिवीजन होता है ना, उसका रूट यहाँ से है ना। सो इफ़ वी अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस क्या था वुड्स डिस्पैच का, तो वुड्स डिस्पैच इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज फर्स्ट सिस्टमैटिक एजुकेशन पॉलिसी थी, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग की बात हुई, विमेंस एजुकेशन की बात हुई, मास एजुकेशन का आइडिया मिला और एजुकेशन को ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर दिया। तो एक लाइन में बोले तो इट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की बात कर ले 1857। तो और फिर आए 1857 में 3 यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई। पहला यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुआ। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि इनिशियली ये टीचिंग यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये मेनली अफिलिएटिंग एंड एग्जामिनिंग बॉडी थी। बिल्कुल आज जैसे UPSC की तरह, UPSC खुद पढ़ाती नहीं है, एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। सिमिलरली ये यूनिवर्सिटी कॉलेज को अफिलिएट करती थी और एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी। बाद में ये धीरे धीरे करके ये यूनिवर्सिटी बन गई। ठीक है, अब ना कुछ हंटर कमीशन के बारे में जान लेते हैं हम। ठीक है, हंटर कमीशन के बारे में तो क्वेश्चन है कि इस कमीशन को क्यों अपॉइंट किया गया? बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट देखना चाहती थी कि वुड्स डिस्पैच 1854 कितना सक्सेसफुल रहा। कमीशन के चेयरमैन थे सर विलियम हंटर। अब रिकमेंडेशन देखते हैं। इनका पहला रिकमेंडेशन था कि प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल बॉडीज़ को दी जाए। आज जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत लोकल स्कूल मैनेज करती है, उसकी रूट यहीं मिलती है। दूसरा रिकमेंडेशन था कि एलिमेंट्री एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस हो। ब्रिटिश रियलाइज़ कर रहे थे कि सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाने से काम नहीं चलेगा, स्कूल लेवल एजुकेशन भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। थर्ड रिकमेंडेशन था कि फ़ीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। उस समय के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। फोर्थ था कि वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन पर एम्फेसिस करें, यानी एजुकेशन सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, प्रैक्टिकल स्किल के लिए भी होनी चाहिए। आज भी हम स्किल इंडिया और वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं ना, वैसा ही। इसकी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो हंटर कमीशन ने एजुकेशन में डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की।
दूसरा है यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, इसको समझते हैं। तो सवाल है कि ब्रिटिश सडनली यूनिवर्सिटी में इतना इंटरेस्ट क्यों लेने लगे? बिकॉज यूनिवर्सिटी नेशनलिज्म के सेंटर्स बन रही थी। स्टूडेंट्स और प्रोफेसर पॉलिटिकल आइडियाज़ डिस्कस करने लगे थे और ब्रिटिश को ये डेंजरस लगने लगा। तो उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट कंट्रोल इंक्रीज़ कर दिया, मेजर प्रोविजंस लाए, जैसे यूनिवर्सिटी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ाया, सेनेट की पावर रिड्यूस की, कॉलेज को स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के अंदर रखा और सिंडिकेट्स को कह सकते हो कि मोर अथॉरिटी दी। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और गवर्नमेंट आपके ऊपर डिसीजन में इंटरफेयर करे, अपॉइंटमेंट्स, रूल, सिलेबस सब पर कंट्रोल करे, आपके पास ऑटोनॉमी कम हो जाएगी। एग्जैक्टली यही यूनिवर्सिटी के साथ हुआ। इम्पैक्ट क्या हुआ? स्टैंडर्ड तो इम्प्रूव हुआ लेकिन एकेडमिक फ्रीडम कम हो गई, यूनिवर्सिटी ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक और गवर्नमेंट कंट्रोल बन गई। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन 1913 के बारे में, दिस वन, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि एजुकेशन इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। रिकमेंडेशंस थे यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पर एम्फेसिस कर रहे थे और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन का एक्सपेंशन, टेक्निकल और एग्रीकल्चरल एजुकेशन पर फोकस कर रहे थे, टीचर्स ट्रेनिंग इम्प्रूव करना। अब आप सोचिए कि आज राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू हम यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करते हैं ना, उस आइडिया की अर्ली रूट्स इसी पीरियड में मिलती थी। एंड देन आया सैडलर कमीशन 1917 से 1919। चेयरमैन थे सर माइकल सैडलर। इनिशियली इस कमीशन को कैलकटा यूनिवर्सिटी को रिव्यू करना था लेकिन बाद में इसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को एग्जामिन किया। रिकमेंडेशन क्या था इसका कि यूनिवर्सल कंपलसरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन होगा, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन का डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी की रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए एंड टेक्निकल, वोकेशनल और एग्रीकल्चरल एजुकेशन दी जानी चाहिए एंड विमेन एजुकेशन को एक्सपैंड करो। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कि सैडलर कमीशन ने रियलाइज़ किया कि अगर स्कूल एजुकेशन वीक होगी तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी वीक रहेगी, बिल्कुल बिल्डिंग की तरह। अगर फाउंडेशन वीक हो तो ऊपर का फ्लोर स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते ना, इसीलिए स्कूल एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने पर एम्फेसिस दी गई, ठीक है। इसके बाद जो है ना हम थोड़ी बात करेंगे एजुकेशन अंडर डायरार्की के बारे में, ओके। हाँ, 1919 से लेकर 1935 इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर एजुकेशन को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में बना दिया गया। मीनिंग था कि एजुकेशन का कंट्रोल अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिया गया। अब प्रोविंस अपनी एजुकेशन पॉलिसीज़ बना सकते हैं। थोड़ा मॉडर्न एग्जांपल लेते हैं, जैसे आज एजुकेशन ना लार्जली स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, चाहे वो तमिलनाडु हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, कि स्कूल सिस्टम डिफरेंट देखने को मिलते हैं ना। उसी तरीके से ब्रिटिश पीरियड में भी प्रोविंस को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि फ़ंड्स की शॉर्टेज है ना, प्रॉपर प्लानिंग नहीं था, ट्रेन टीचर्स की कमी। रिजल्ट क्या हुआ कि एजुकेशन एक्सपैंड तो हुई लेकिन बहुत स्लोली, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल गई लेकिन रिसोर्सेज नहीं मिले। बिल्कुल उस स्टूडेंट की तरह जिसे एग्ज़ाम टॉप करने को तो बोल दिया जाए लेकिन बुक्स और कोचिंग्स ही नहीं दिए जाए, है ना, वैसा कुछ। फिर आता है हार्तोग कमेटी, इसको समझते हैं 1929। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कमेटी को अपॉइंट किया क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। कमेटी ने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन पहला कि एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर बहुत कम था। दूसरा ऑब्जर्वेशन कि प्राइमरी एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया गया। तीसरा कि सेकेंडरी एजुकेशन पे अननेसेसरी फोकस ज़्यादा हो रहा है। फोर्थ था कि टीचर्स ट्रेनिंग वीक थी। सो रिकमेंडेशन क्या दिया कि गवर्नमेंट को एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन इम्प्रूव होनी चाहिए, एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, है ना, एंड टीचर्स ट्रेनिंग बेटर हो। तो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट कि हार्तोग कमेटी ने क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर एम्फेसिस दिया, यानी कि सिर्फ स्कूल के नंबर्स बढ़ाना इनफ नहीं है, एजुकेशन की क्वालिटी भी इम्प्रूव होनी चाहिए, ये इनका कहना था। अब बात करते हैं सेकेंडरी एंड विमेंस एजुकेशन के ऊपर। तो अब देखते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन और विमेन एजुकेशन की कंडीशन। सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर लें तो ये एक्सपैंड हुई
लेकिन मोस्टली ना अर्बन एरियाज़ में विलेज के स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। और एजुकेशन सिस्टम कैसा था, हैवी एग्ज़ाम्स, रूट लर्निंग, याद करके लिखो, ऐसा वाला, है ना। एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस नहीं था। ऑनेस्टली आज भी हम कभी कभी इस प्रॉब्लम को फील करते हैं कि रट लो, नहीं समझ आ रहा तो रट लो, ऐसे होता है ना स्कूल में। विमेंस एजुकेशन की बात करें तो अब सवाल है कि क्या गर्ल्स एजुकेशन इम्प्रूव हुई। जवाब है जी हाँ हुई, लेकिन बहुत स्लोली। मिशनरीज और सोशल रिफॉर्मर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गर्ल्स स्कूल्स और विमेंस स्कूल ग्रेजुअली इंक्रीज हुए, लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत थी, जैसे सोशल बैरियर्स, पोवर्टी, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, अर्ली मैरिज। यानी प्रोग्रेस हुई लेकिन सोसाइटी के छोटे से सेक्शन तक ही लिमिटेड रही। अब बात कर लेते हैं सर्जन प्लान्स ऑफ एजुकेशन 1944 के बारे में। सो प्रिपेयर्ड बाय सर जॉन सर्जन। अगर वुड्स डिस्पैच मॉडर्न एजुकेशन का ब्लूप्रिंट था, तो सर्जन प्लान इंडिपेंडेंट इंडिया के एजुकेशन फ्यूचर का विज़न था। एम था सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना, एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स। आपको ना ये फेमिलियर लग रहा होगा ना, जैसे आप याद हो तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी ना 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को एजुकेशन गारंटी करते हैं। इवन हमारे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है ना, इन सारी जगहों पे ये चीज़ें बात की गई है। सो रिकमेंडेशन था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। स्कूल का स्ट्रक्चर होना चाहिए 10+2+3। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे कि आज का एजुकेशन पैटर्न भी इसी मॉडल पे है। 10th करते हो, फिर 2 साल लगा के आप 12th कंप्लीट करते हो, एंड देन 3 साल लगा के आप ग्रेजुएशन करते हो। दैट इज़ यही फॉर्मूला है कि 10+2+3। एकेडमिक, वोकेशनल और टेक्निकल स्ट्रीम पे बात किया। टीचर्स ट्रेनिंग इंप्रूव करना चाहिए। विमेंस एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन पर एम्फेसिस दी और एजुकेशन को स्टेट की प्रायोरिटी बनाने की बात की। अब इसका सिग्निफिकेंस ये था कि सर्जन प्लान बहुत विजनरी था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ब्रिटिश इंडिया के पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं थे कि इस प्लान का फुल्ली इम्प्लीमेंट कर सके। वैसे ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि उनके पास रिसोर्सेस नहीं था, रिसोर्सेस तो बहुत थे उनके पास, बस वो यूज़ नहीं कर रहे होंगे, वरना तो पैसे तो बहुत थे। फिर भी इसने ना इंडिपेंडेंट इंडिया की एजुकेशन प्लानिंग को डीपली कह सकते हो आप इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, अब ना हम एक बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ये कैसे डेवलप हुआ। सो वर्नाकुलर का मतलब क्या है? एजुकेशन इन लोकल लैंग्वेज, हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा, है ना। ब्रिटिश आने से पहले इंडिया का ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम लार्जली लोकल लैंग्वेज में ही था, लेकिन ब्रिटिश इनिशियली क्या चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन हो। उनका फोकस मासेस को एजुकेट करना नहीं था, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्लर्क और ऑफिशियल्स तैयार करना था, और इसीलिए जो है वर्नाकुलर एजुकेशन को इग्नोर किया गया। और फिर आया वुड्स डिस्पैच 1854। इसने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, जो हमने पीछे पढ़ा भी। क्यों? बिकॉज अगर एजुकेशन मासेस तक पहुंचती है तो उनकी लैंग्वेज में पढ़ाना पड़ेगा, है ना। पहुंचाना है तो उनके लैंग्वेज में पढ़ाना होगा। और आज भी आप देखते हैं कि बच्चा अपनी मदर टंग में कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्विकली समझता है, और इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी मदर टंग एजुकेशन को प्रमोट करती है। सो वर्नाकुलर एजुकेशन के एक्सपेंशंस के बाद क्या हुआ कि बुक, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन इंडियन लैंग्वेज में पब्लिश होने लगे, और यहीं से नेशनलिज्म का कह सकते हो बीज बोया गया। क्योंकि जब लोग अपनी लैंग्वेज में पढ़ने लगे तो उन्हें ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन का समझ आया। और सिंपल शब्द में कहें तो वर्नाकुलर एजुकेशन ने अवेयरनेस और नेशनलिज्म दोनों को स्ट्रेंथन किया। टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं तो ब्रिटिश को इंजीनियर, सर्वेयर्स और टेक्नीशियंस की ज़रूरत थी। रेलवे बनाना था, रोड्स और कैनाल बनाने थे, इंडस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन चलानी थी, इसलिए टेक्निकल एजुकेशन स्टार्ट हुई। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थे थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की 1847। आज ये ना फेमस आईटी रुड़की है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे 1854 इस्टेब्लिश हुआ। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिडनी मद्रास 1857 इस्टेब्लिश हुआ। मेडिकल, एग्रीकल्चर और वेटरनरी एजुकेशन भी डेवलप हुई। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, टेक्निकल एजुकेशन का स्प्रेड बहुत लिमिटेड रहा। ये एजुकेशन मासेस के लिए नहीं थी, बहुत कम लोगों को एक्सेस मिल पाया। फिर भी इसका कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट था। आज इंडिया के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और टेक्निकल इंस्टीट्यूट के रूट इसी पीरियड तक जाती है। वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन की बात कर लेते हैं अब। तो
इसको नई तालीम भी कहा जाता है। ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी का मानना था कि एजुकेशन ना सिर्फ बुक्स और एग्ज़ाम्स तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड। यानी एजुकेशन का पर्पस सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है ना। आज एक क्वेश्चन लो कि अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ थियोरी पढ़ाई जाए और प्रैक्टिकल स्किल ना सिखाई जाए तो क्या वो लाइफ के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड होगा? प्रोबेबली नहीं, है ना। इसी प्रॉब्लम को गांधी जी ने आइडेंटिफाई किया। ऑब्जेक्टिव क्या था नई तालीम का? कि यूज़फुल एंड सेल्फ रिलायंट एजुकेशन, मैनुअल लेबर और इंटेलेक्चुअल वर्क्स के बीच गैप को ख़त्म करना, क्राफ्ट्स और विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना। इसके सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो एजुकेशन थ्रू प्रोडक्टिव वर्क, मतलब पढ़ाई के साथ ना प्रैक्टिकल क्राफ्ट जैसे विभिंग, गार्डनिंग, पोट्री, मदर टंग एज मीडियम होना चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, है ना। ओके, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद सेल्फ सपोर्टिंग स्कूल, इक्वल इंपॉर्टेंस होना चाहिए हेड, हार्ट एंड हैंड का। ये फ्रेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नई तालीम की प्रिंसिपल को अगर हम समझें तो सबसे पहले एजुकेशन थ्रू प्रोडक्टिव वर्क, लर्निंग बाय डूइंग, डेमोक्रेटिक जो है एंड इक्वालिटी ओरिएंटेड होना चाहिए एजुकेशन। फिर उसके बाद ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की गई, रूरल ओरिएंटेशन की बात करी गई। एक एग्जाम्पल, रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं कि आज स्कूल कोडिंग लैब्स, रोबोटिक लैब्स, इंटर्नशिप और वोकेशनल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। ये आइडिया कम्प्लीटली न्यू नहीं है। गांधी जी ऑलमोस्ट आज से 90 साल पहले भी बोल रहे थे कि एजुकेशन प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड होनी चाहिए। ट्रेडिशनल एजुकेशन वर्सेस नई तालीम की बात एक बार कंपैरिजन देखें। सो ट्रेडिशनल एजुकेशन ना रूट लर्निंग की बात करता है, बुक इज़ नॉलेज, रियल लाइफ से कम कनेक्शन। नई तालीम मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंस, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करती है, ठीक है। सो अब ना थोड़ी बात कर लेते हैं कि एजुकेशन ब्रिटिश इंडिया में कैसा था, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की पहले बात करते हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव साइड देखते हैं कि ब्रिटिश रूल ने इंडिया में ना मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। मॉडर्न सब्जेक्ट्स आए जैसे कि साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, है ना। टीचिंग मेथड्स भी चेंज हुए। स्प्रेड हुआ इंग्लिश लैंग्वेज का, कि इंग्लिश के थ्रू ना इंडिया को मॉडर्न आइडियाज़ मिले, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म का, है ना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इंटरनेट दे दिया जाए और फिर मतलब मान के जो कि ब्रिटिश ने इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया और इंग्लिश एजुकेशन ने उनके अगेंस्ट नेशनलिज्म को जन्म दिया। जैसे इंटरनेट दे दिया जाए और हम उसी पर्सन को क्रिटिसाइज़ करते हैं, है ना। मतलब गवर्नमेंट हमें इंटरनेट एक्सेस देती है और हम बैठ के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वैसा कुछ। यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई 1857 में, 3 यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई जैसे कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, है ना। टीचर्स ट्रेनिंग, नॉर्मल स्कूल इस्टेब्लिश हुए, टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन यानी इंजीनियरिंग, मेडिकल और एग्रीकल्चर एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ। जैसे आज के ITs, मेडिकल कॉलेज और प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम की रूट इसी पीरियड में मिलती है। सोशल रिफॉर्म्स एंड मॉडर्न थिंकिंग की भी बात हुई, मतलब एजुकेशन ने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को स्ट्रेंथन किया। जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, सब वेस्टर्न एजुकेशन के से इन्फ्लुएंस हुए। इसको हम थोड़ा इनके लिमिटेशन की बात करते हैं और फिर क्रिटिसिज्म की। तो अब पिक्चर का ना दूसरा साइड देखते हैं कि ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इट वाज एलिटिस्ट, यानी एजुकेशन ना मेनली सिटीज़ और अपर क्लासेस तक लिमिटेड रही। विलेज और पुअर सेक्शन लार्जली इग्नोर हुए। नेग्लेक्ट ऑफ मास एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत कम अटेंशन दिया गया। लिटरेसी रेट बहुत लो रहा और स्कूल लगभग 200 साल रूल करने के बाद भी ना 200 साल रूल करने के बाद भी ना 1947 में लिटरेसी सिर्फ 12% थी। मतलब 100 लोगों में सिर्फ 12 लोग पढ़े लिखे थे। नेग्लेक्ट हुआ विमेन एजुकेशन का, विमेंस लिटरेसी तो और भी लो थी। 1947 में फीमेल लिटरेसी सिर्फ 8% थी, ठीक है। सो क्रिएशन ऑफ क्लर्क था बेसिकली। मकौले का ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक क्लास ऑफ इंडियंस जो है जो ब्लड से और कलर से इंडियन हो लेकिन वो इंग्लिश इन टेस्ट हो। उनका मेन पर्पस था मास एजुकेशन नहीं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाला इंसान। एलियन टू इंडियन नीड्स, एजुकेशन सिस्टम लार्जली ना वेस्टर्न मॉडल पर बेस्ड था। विलेज इकोनॉमी, लोकल स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली।
एंड साथ ही साथ इनएडिक्वेट फंडिंग भी था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे बहुत कम खर्च किए, मतलब एजुकेशन प्रायोरिटी ही नहीं था उनके लिए। हम बात करते हैं नेग्लेक्ट ऑफ मास एंड विमेन एजुकेशन के बारे में। तो अगर एजुकेशन, एक सवाल है कि अगर एजुकेशन सिर्फ एलीट क्लास तक लिमिटेड रहे तो क्या सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना। प्राइमरी स्कूल कम थे, रूरल एरियाज़ में स्कूल पुअरली मैनेज था, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाए, वुमेन की कंडीशन और डिफ़िकल्ट थी, और एजुकेशन एक पीपल्स मूवमेंट तब बनी जब नेशनलिस्ट ने इसे अपने एजेंडा बनाया कि हाँ हमें एजुकेट करना है। इम्पैक्ट क्या रहा इंडियन नेशनलिज्म पे? और यही ना हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है कि ब्रिटिश एजुकेशन का एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म हुआ। इंग्लिश एजुकेशन ने इंडियंस को लिबर्टी, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म का आइडिया दिया। एजुकेटेड इंडियंस ने पूछना शुरू किया, और अगर ब्रिटेन डेमोक्रेसी की बात करता है तो इंडिया में फ्रीडम क्यों नहीं है? और इसी एजुकेशन ने नेशनल लीडर्स को क्रिएट किया, जैसे दादा भाई नारोजी, गोखले, तिलक, नेहरू, गांधी, है ना। तो नेशनलिस्ट ने डिमांड की इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन का, एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, पर नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश हुआ साथ में, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया। एजुकेशन ना नेशनल कॉन्सियसनेस का एक पावरफुल वेपन बन गई, और एक तरह से ब्रिटिश ने जो बीज बोया था उसी से नेशनलिज्म का कह सकते हो पेड़ उगाया। सो इफ़ वी कंक्लूड कि हमने अगर इन सब पढ़ने के बाद फाइनल जजमेंट क्या था, तो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी ने मॉडर्न एजुकेशन की फाउंडेशन ज़रूर रखी। यूनिवर्सिटी बनी, इंग्लिश लैंग्वेज स्प्रेड हुई, मॉडर्न आइडियाज़ आए, लेकिन एजुकेशन जो है एलिटिस्ट थी। मासेस और विमेन को लार्जली इग्नोर किया गया, फंडिंग इनएडिक्वेट थी, और एजुकेशन का ना ओरिजिनल पर्पस इंडियन का डेवलपमेंट नहीं, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करना था। लेकिन हिस्ट्री का एक आयरनी देखिए कि इसी एजुकेशन ने ना एजुकेटेड इंडियंस को अवेकन किया, और इसी एजुकेशन ने नेशनलिज्म का जन्म दिया, और इसी एजुकेशन ने फ्रीडम स्ट्रगल को इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथन किया। सो इफ़ वी क्विकली रिवाइज, तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज स्प्रेड हुई, यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ 1857 में, है ना। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन डेवलप हुआ, एजुकेशन रिमेन्ड एलिटिस्ट एंड अर्बन सेंटर, लेकिन मास एंड विमेन एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया गया। लिटरेसी 1947 में 12% थी, और फीमेल लिटरेसी तो वो तो 8% थी। मैकॉले चाहते थे कि क्रिएट करे क्लास ऑफ क्लर्क को। एजुकेशन ना सिर्फ ये नहीं था कि एलिटिस्ट थे, बट नेशनलिज्म को भी राइज दिया, और नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाद में इमर्ज हुआ। सो एक फाइनल लाइनर अगर हम एग्जाम के लिए बोले तो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, बट इट्स ग्रेटेस्ट अनइंटेंडेड कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज दैट द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।